हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महक अपनी आंखों में गुस्सा लिए अपने सामने खड़े उस बिस्तर में गुंडे को देख रहे और वो 25 साल का लड़का महक को जी भर कर देखने के बाद शोभित की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है बे, हीरो वाली एंट्री मारी है तूने तो। शोभित अभी गुस्से भरी नजरों से उस लड़के की तरफ देख ही रहा था कि तभी एक 27 साल का लड़का उस गुंडे लड़के के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर महक की तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसने अपने साथी लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे देखो तो जरा ये छमिया कैसे हमें तिरछी नजरों से घूर रहे हैं। वो लड़का चार्ली महक की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर उस लड़के से बोला, अब क्या कर सकते हैं रुद्रा भैया, दिखने में तो वही गजब है। ये सुनकर शोभित ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली। वो चार्ली के मुंह पर मुक्का मारने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से महक की आवाज सुनाई, कम से कम अपने नाम का तो मान रख लेते, नाम से महान और कम से शैतान रुद्रा। रुद्रा महक की बात पर टेढ़ी मुस्कान बिखरते हुए बोला, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी तरह खूबसूरत और समझदार लड़की हमारे जिंदगी में आ जाए तो फिर हम भी ये चिंदीगिरी का धंधा छोड़ दें। बोलो आओगे क्या। रुद्रा के बात पर महक घबरा कर पीछे हटने लगी और शोभित तुरंत रुद्रा के सामने आकर खड़ा हो गया। वो उसे एक बार फिर पंच मारने ही वाला था कि रुद्र ने उसे पंच को अपने मुंह पर पड़ने से पहले ही रोक लिया। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए आग उगल रहे थे कि तभी उन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई। दो काले रंग की गाड़ियां ठीक उनके पास आकर उस रुकी, जिसमें से सारंग के बॉडीगार्ड्स बाहर निकल आए और अपनी पोजीशन लेते हुए रुद्रा के लोगों को महक और शोभित से दूर करने लगे। ये देख चार्ली रुद्रा की तरफ देखते हुए बोला, हमारे इलाके में कोई नया सांड घुस आया है शायद। अरे आने दो भाई, हमारा जलवा मनाली में कम नहीं है, वैसे भी ठंड काफ़ी बढ़ गई है, गर्मी छुड़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। रुद्रा अपने ही एटीट्यूड से कहा। चार्ली उस बात को अच्छे से समझ गया और अपनी गैंग की तरफ इशारा करने लगा तो उसके लोग वहां से हट गए। रुद्रा उन बॉडीगार्ड्स की तरफ बढ़ते हुए अपना कान खुजलाने लगा। अपनी जैकेट को खींचते उसे अचानक बॉडीगार्ड के सामने आकर उसकी तरफ हाथ उठा दिया, लेकिन बॉडीगार्ड ने रुद्रा का हाथ रोकते हुए उसे धक्का दे दिया तो रुद्रा ने गुस्से से बौखलाते हुए बॉडीगार्ड के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया और अपने कोहनी से उसके पेट और गले पर बहुत जोरदार मुक्का दिया। इस कारण ये बॉडीगार्ड ढेर होकर नीचे गिर गए। ये देख महक और ज़्यादा घबराने लगे, लेकिन उसने मौके का फ़ायदा उठाकर सबसे पहले उस बुजुर्ग दुकान वाले को उठाया और उसे उसकी बेटी के साथ हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए गाड़ी में बैठा दिया। महक ने वही गुंडों से लड़ रहे शोभित को एक नज़र देखा और फिर शिवांश के पास रेस्टोरेंट के पास आ गए। इधर रुद्रा ने लगभग 5-6 बॉडीगार्ड को मारकर नीचे गिरा दिया था। यकीनन उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रेसिव थी, लेकिन वो इससे लोगों का नुकसान ही कर रहा था। अभी एक और बॉडीगार्ड पर वो हमला करने के लिए बढ़ा ही था कि अचानक शोभित उसके सामने आया और जोर से उसने रुद्रा के सीने पर एक लात मार दी, जिससे रुद्रा खुद को संभाल नहीं पाया और डगमगाते हुए 3 कदम पीछे हो चला गया। इससे पहले कि रुद्रा खुद को संभाल कर शोभित पर हमला करता, शोभित ने उस पर गन पॉइंट कर दिया और बोला, हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, गलती तुम्हारी थी, बदतमीजी तुमने की थी, लेकिन अब बात यहीं खत्म करो। रुद्रा शोभित की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा बात खत्म कर दो, मुझे लात मारा और कहते हो कि मैं ये बात खत्म कर दूं। उधार तो मैंने अब कभी अपने बाप से नहीं रखा, तो फिर तुमसे कैसे रख सकता हूँ। ब्याज तो देना पड़ेगा तुम्हें, वो भी मूल समेत। ये कहकर रुद्रा गुस्से से बौखलाकर शोभित को मारने के लिए उसकी तरफ भागता हुआ बढ़ने लगा कि तभी सभी को तेज गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। सब देखते रह गए क्योंकि वो गोली रुद्रा के बाहों को छूती हुई गुजर गई थी। इससे पहले कि रुद्रा कुछ समझ पाता, उसने पाया कि उन्हें चारों तरफ से पुलिस घेर चुकी है। तभी उसकी नज़र सामने पुलिस ऑफिसर के साथ आ रहे मृत्युंजय पर पड़ी।
मृत्युंजय को देख शोभित ने राहत की सांस ली, लेकिन वही महक की सांसें अटकने लगी। रुद्रा के सभी साथियों का अरेस्ट कर लिया गया और रुद्रा अपने कंधे पर हाथ रखते हुए मृत्युंजय की तरफ बढ़ने लगा। मृत्युंजय, जो बिना किसी भाव के रुद्रा को ही देख रहा था, वो पुलिस ऑफिसर रुद्रा को अरेस्ट करते हुए बोला, मिस्टर कौशिक, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रुद्रा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए उसे हाथ दिखाकर बोला, चल रहा हूँ, इतनी इज्जत मत दो मुझे, आदत नहीं है। इतना कहकर रुद्रा मृत्युंजय के सामने आकर बोला, पीछे से वार करके तुमने ठीक नहीं किया। जब जेल से छूटूंगा ना, सबसे पहले तुम्हारा ही हिसाब करूंगा। मृत्युंजय अपने ही कोल्ड स्टाइल में रुद्रा की आंखों में देखते हुए ट्राई करके देख लेना, सिर्फ हार ही नहीं नसीब होगी। पुलिस सारे गुंडों को गाड़ी में भरकर वहां से निकल गई और मृत्युंजय के बॉडीगार्ड्स उसे देख खुद को संभालते हुए उठ खड़े हुए और एक कतार में खड़े हो गए। मृत्युंजय ने सभी की फैल्ड फाइटिंग स्किल्स पर उन्हें गुस्से से घूरते हुए एक नज़र देखा और फिर रेस्टोरेंट पर महक के सामने आकर खड़ा हो गया। मृत्युंजय को देख महक का गला सूख रहा था कि तब पता नहीं मृत्युंजय उसे क्या कुछ सुनाएगा और किस तरह वह उससे गुस्से से खुद को बचाएगी। तभी उसे मृत्युंजय की आवाज़ सुनाई दी, ठीक हो तुम? महक हैरान हो गई और आंखें फाड़े मृत्युंजय को देखने लगी, क्योंकि उसे मृत्युंजय से इस सवाल के बजाय उसके गुस्से की उम्मीद थी। इसी उलझन में उसने हाँ में सिर हिला दिया। इतने में मृत्युंजय ने महक को गले से लगा लिया और उसने सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बाय गॉड, तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? मृत्युंजय के सवाल पर महक अटकते हुए धीरे से बोली, वो मैंने, रिलैक्स करो, घर चल कर बात करते हैं। मृत्युंजय ने फौरन महक के बात को बीच में काट कर कहा और महक उससे अलग हो गए। वो उसकी गलती होने के कारण वो मृत्युंजय से फिलहाल नज़र नहीं मिला पा रही थी। महक शिवांश को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसके पीछे मृत्युंजय भी कार में आकर बैठ गया। शोभित भी पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया और उनकी गाड़ी सीधा घर के लिए निकल गई। महक ने शिवांश को सीधा उसके घर छोड़ दिया और वो मृत्युंजय और शोभित के साथ अपने फार्म हाउस पर आ गए। मृत्युंजय ने घर में घुसते ही शोभित की तरफ देखते हुए पूछा, नाउ यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या था ये सब? शोभित महक की तरफ इशारा करते हुए बोला, आई डोंट नो, अपनी पत्नी से पूछिए। मृत्युंजय महक की तरफ देखने लगा तो महक ने घबरा कर रोडू तोते की तरह उसे सारी कहानी सुनानी शुरू कर दी। हम लोगों को यहाँ पर आए 4 दिन हो गए थे। हम घूमने नहीं गए थे और शोभित भैया घूमने जा रहे थे तो हमने कहा कि हम लोगों को भी जाना है। वो हमें ले जाने के लिए राजी हो गया। हम साइड रोड के दुकान की तरफ घूमने गए थे। शोभित भैया अपने लिए कुछ सामान लेने चलेगा, मैं और शिव रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा कि तभी हमने देखा कि वो गुंडे एक आदमी को बुरी तरीके से मार रहे थे। उनमें से बड़े वाले गुंडे ने गोली चला दी तो एक मिनट, तुम तो झांसी की रानी बनकर उस आदमी को बचाने के लिए कूद पड़ी हो। सभी को इंसानियत के लिए नेत्रेर सुनाने लगी। एम आई राइट? मृत्युंजय ने महक के बात के बीच में काट कर गुस्से से कहा। उसने सारी कहानी समझ आ चुकी थी। महक अपना सिर झुकाकर बोली, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। ऊपर से उस लड़के ने मेरा आपका दिया हुआ इतना महंगा फ़ोन भी तोड़ दिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। ये कहते हुए महक की आंखों में आंसू आने लगे। मृत्युंजय को समझ नहीं आ रहा था कि महक महंगा फ़ोन तोड़े जाने पर इमोशनल हो रही थी या मृत्युंजय के दिए फ़ोन के तोड़े जाने पर इमोशनल हो रही थी। लेकिन फिर मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल किया और नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए बोला, महक, मैंने तुमसे कहा है ना, दुनिया एक जैसी नहीं। अगर शोभित या फिर मैं सही टाइम पर नहीं आते तो वो गुंडा तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ भी कर देगा? मैं खुद की मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, इतने सारे गुंडे से तुम अकेले लड़ सकती थी? इतनी बड़ी जेम्स बॉन्ड समझती हो खुद की? और दूसरा, कौन तुम्हारी मदद करता? उस इंसान को गोली लगी थी, लेकिन किसी ने पुलिस को कंप्लेंट तो क्या एक आवाज़ तक नहीं उठाई। तो तुम्हें लगता है कि अगर
अगर इंसान तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता तो जो कोई भी तुम्हारे मदद करता। ब्लडी इडियट, डफर कहीं के, मृत्युंजय ने महक पर बरसते हुए कहा। ये सब सुनकर महक ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि मृत्युंजय कुछ गलत नहीं कह रहा था। शोभित ने जब देखा कि वह कैसे मृत्युंजय महक पर चढ़ने के लिए तैयार है, तो वह मृत्युंजय को शांत करते हुए बोला, शांत हो जाइए भैया, शायद आपकी पत्नी को जनसेवा करने का भूत सवार हो गया है, इसलिए कभी कभी होता है। ये सुनकर महक घूर कर शोभित की तरफ देखने लगी तो शोभित अपनी नजरें घुमाकर उनसे इग्नोर करने लगे। मृत्युंजय ने अपना रुख शोभित की तरफ किया और बोला, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट को लेकर बात करनी थी। मैंने तुम्हें प्रोजेक्टेशन बनाने के लिए कहा था ना, तुम चलो, मैं जरा तुम्हारी भाभी की क्लास लेकर आता हूँ। ये सुनकर शोभित ने न चाहते हुए वहाँ से जाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अब मृत्युंजय महक पर अच्छे से गुस्सा करने वाला है। तुम जरा मेरे साथ रूम में आओ। मृत्युंजय ने महक को घूर कर देखा और अपने रूम की तरफ निकल गया। महक की अब जान हलक में आ गई थी। न जाने अब मृत्युंजय उसे इस गलती की क्या सजा सुनाने वाला था। यही सोचते हुए भारी कदमों के साथ महक मृत्युंजय के पीछे रूम में आ गए। वो मैं कह रही थी कि आप इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से मैं ये बिल्कुल किसी भी लड़ाई में टांग नहीं अड़ाऊंगा। महक ने नजरें झुकाए हुए अटकते हुए कहा। मृत्युंजय उसके सामने आ गया और उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, महक, तुम जानती हो वो लड़का तुम्हें किस नज़र से देख रहा था। अगर मैं सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो। कहते हुए मृत्युंजय की आंखें ज्वाला की तरह लाल हो गई। महक उसकी आंखों में अपने लिए पजेसिवनेस साफ देख रही थी। दिल तो करता है कि मैं उसकी आंखें निकाल दूं। कहते हुए मृत्युंजय ने महक को खुद से दूर तक ढकेल दिया और महक बेड पर जाकर गिर गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी। वो देख पा रही थी कि मृत्युंजय कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए। उसने अपने आंसू साफ किए और हिम्मत करके खड़ी हुई। मृत्युंजय के गुस्से आगे तो वो हिल भी नहीं पाती थी, लेकिन आज उसने हिम्मत दिखाई और मृत्युंजय के पास जाकर पीछे से उसे गले लगा ली। आई एम सॉरी। इससे ज़्यादा वो कुछ न कह सके। महक खुद से इस तरह लिपटना देख मृत्युंजय को हैरानी हुई थी, लेकिन उसका गुस्सा भी शांत होने लगा था। उसका मासूमियत से सॉरी कहना मृत्युंजय को जैसे पिघला गया। उसने पलटकर महक को कसकर अपनी बाहों में भर लिया तो महक ने भी उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया। मैं अपनी चीज़ों पर किसी की गंदी नज़र तक नहीं पड़ने देता। फिर तुम तो मेरी बीवी हो। सोचो मैं उसका क्या हाल करूँगा जो तुम्हें नज़र उठा कर देख ले। मृत्युंजय की बात पर महक ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मृत्युंजय से और कसकर लिपट गई। जिस इंसान के साथ वो जबरदस्ती बंधन में बंधी थी और खुद को अनसेफ फील करती थी, आज उसी इंसान की बाहों में वो सबसे ज़्यादा सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर रही थी। कौन? आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, मृत्युंजय ने कहा तो महक ने फौरन उससे अलग होकर हाँ में सिर हिला दिया और किचन की तरफ चली गई। भाई, आई थिंक यू स्टार्टेड लाइकिंग हर और यू आर इन लव विद हर। मृत्युंजय शोभित के रूम में बैठकर ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी शोभित ने उससे ये पूछ लिया तो मृत्युंजय उसे घूरने लगा। वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, उसमें 1% भी वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए या मुझे पसंद है। अगर उस दिन में गुस्से में नहीं होता तो मैं कभी महक अवस्थी से शादी नहीं करता। यू गोट इट। मृत्युंजय के मैं सारी बातें दरवाजे पर बड़ी महक के कानों में जब पड़ी तो जैसे उसकी दुनिया की खत्म हो गई। उसके पैरों से जैसे जान निकल गई हो। उसके दिल में एक तेज दर्द की लहर उठ गई थी जो शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर उसके गाल पर लुढ़कने लगे थे। मृत्युंजय की बातों ने महक को जैसे अधमरा सा कर दिया था। मुझे लगने लगा था जैसा मैं आपको जानती हूँ आप वैसे नहीं हैं, लेकिन मैं गलत थी। आप वही घमंडी रईसजादे हैं जिसे अपना फेम, पावर और
पैसा सबसे ज़्यादा प्यारा है। गुस्से में महक ने मन ही मन ये कहा और अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से अंदर आ गए। उसे देख शोभित ने अपना मुंह बंद कर लिया, जो अभी अभी मृत्युंजय के बात पर कुछ रिएक्ट करने के ही वाला था। आपकी कॉफ़ी। महक ने कॉफ़ी वहीं टेबल पर रखते हुए मृत्युंजय से कहा और वहीं से जाने लगी। तभी उसे पीछे से मृत्युंजय की आवाज़ सुनाई दी, सुनो, आज रात हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। कल एक इम्पोर्टेंट गैदरिंग में जाना है, उसी के लिए तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करा देता हूँ। कैसी गैदरिंग? महक ने उलझन में पूछा। महक के सवाल करने पर मृत्युंजय उसे घूर कर देखने लगा। उसे गुस्सा करते देख महक ने झट से कहा, मैं बस इसलिए पूछ रही थी ताकि तुम्हें मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं, समझी? मृत्युंजय ने ये कहा तो महक पैर पटक कर वहाँ से चली गई। भाई, मेरे ख्याल से आपकी बीवी ने आपकी बातें सुन ली हैं। मुझे उनके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। शोभित ने मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहा, सो व्हाट? अगर उसने तुम सुन भी लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी वो कौन सा मुझे पसंद है, वो आपको पसंद करने लगी थी भाई। शोभित ने मृत्युंजय की बात काट कर कहा, फिर तो और अच्छी बात है कि उसने सुन लिया। उसे झूठी उम्मीद देने के बेहतर है कि सच कहकर उसका दिल तोड़ दो। मृत्युंजय ने लापरवाही से लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि वो आपके स्टेटस से मैच नहीं करती भाई। कहीं आपका ये बिहेवियर सच में आपसे महक को अलग न कर दे। उसकी बात सुनकर मृत्युंजय के कीबोर्ड पर चल रही उंगलियां एकदम से थम गई। कुछ पल बाद वह गुस्से में शोभित को घूरते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपके दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी मिडिल क्लास लड़की की गलती नहीं थी, उसने खुद आपके दोस्त की गलती थी, शोभित ने एक सांस में कह दिया। मगर उसकी बात सुनकर मृत्युंजय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में कॉफ़ी का कप उठाकर फेंक दिया और वहां से चला गया। मुंबई सारंग हाउस में तुम लोगों से ये काम भी नहीं हो पाया। किस बात के पैसे लिए हैं तुम लोगों ने मुझसे? तुमने कहा था कि महक कुछ खतरनाक गुंडों के हाथे चढ़ चुकी है, तो फिर वो जिंदा बचकर वहां से निकली कैसे? रचना फोन पर अपने आदमियों को बुरी तरह डांट रही थी। मैं मृत्युंजय सर अगर वहां टाइम पर नहीं पहुंचते तो वहां गुंडा सच में उस लड़की को उठाकर वहां से अपने साथ ले जाता। दूसरी तरफ से उस आदमी ने हकलाते हुए कहा, तुम अपने फ्लॉप प्लान का बिल मेरे बेटे मृत्युंजय पर मत फोड़ो। आखिरी मौका है तुम्हारे पास। इस बार तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की महक का खिस्सा खत्म नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझो तुम। गुस्से से भड़कते हुए रचना ने फोन कट कर दिया। मनाली सारंग फार्म हाउस। सिद्धू का कुछ पता चला क्या मीरा के बारे में? महक अपने रूम में सुधांशु से कॉल पर बात कर रही थी। नहीं, अभी तक तो नहीं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रही हो। आखिर उसी की वजह से आज आप इस अनचाहे रिश्ते में हो। सुधांशु चिढ़ कर बोला, सिद्धू, मीरा से अब मेरा रिश्ता जुड़ चुका है। वो मेरी ननद है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी फिक्र करूं, उसके बारे में पता लगाऊं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सुधांशु एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला तो महक मुस्कुराने लगी। दी, आप जिस मृत्युंजय की फैमिली को अपना चुके हैं और उनके लिए इतना परेशान हो रहे हो, तो क्या मृत्युंजय ने आपको पूरी तरह से अपना लिया है? कुछ पल बाद सुधांशु ने उसे सवाल किया, जिससे सुनकर एक बार फिर महक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अभी सोच ही रही थी कि वो कैसे सुधांशु के सवाल को टाले, तभी उसे डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। महक को जैसे बहाना मिल गया इस वक्त सुधांशु के सवाल से भागने का। उसने झट से कहा, सिद्धू, मैं तुझसे बाद में कॉल करती हूँ, दरवाजे पर कोई आया है। कॉल कट होते ही महक ने दरवाज़ा खोला तो शोभित को वहाँ खड़ा पाया। महक ने उसे सवाल भरी नज़रों से देखा। इतने में शोभित ने उसको एक बैग दिया और बोला, आज मैंने आपके लिए ये खरीदा था, लेकिन मार्केट में हुए तमाशे की वजह से मैं इसे आपको दे नहीं पाया। मेरे तरफ से शादी का तोहफा। कहते हुए शोभित ने महक के हाथों में वो बैग पकड़ा दिया। लेकिन मैं महक कुछ कह रही थी कि उसे काटते हुए शोभित बोला, मुझे पता है कि हम दोनों ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद कभी हो जाए।
इसलिए आप इसे रख लो। उसकी बात पर महक ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू भैया। शोभित वहाँ से चला गया। महक ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 16 श्रृंगार का सामान पाया, जिसे देखकर अपने आप ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान सज गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में करें। आगे की कहानी सुनने के लिए मुझे कमेंट करें, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हमें अपना सपोर्ट करें प्यार भरा इसी तरह से।